सारा प्रणाम, मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुए चूक को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून के कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय को घेरने की कोशिश की। बीजेपी के प्रदर्शन से कांग्रेस कार्यकर्ता भी गुस्से में आ गए और उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। मांग नहीं है, आज तो इनको आईना दिखाने का हम काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के। आप देखिए जिस तरीके से हत्या के इरादे से कल प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जानबूझकर पंजाब की नाकारा सरकार द्वारा पूरा एक षड्यंत्र रचा गया और फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ट्वीट कर पूछा देश से हाउस द जोश। तो आज मेरी देश के युवा जो करोड़ों लाखों की संख्या में सड़कों पे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि जोश किसके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, युवाओं की आकांक्षाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का जब 5 राज्यों में सुपड़ा साफ होगा ना, तो हम भी इनसे पूछेंगे हाउस द जोश। हमारे कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आकर इन भाजपाइयों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। हम कांग्रेसियों की तरफ से कभी शुरुआत नहीं होती, ये कोई बात नहीं होती कि आप हमारे मुख्यालय पर आकर हमारी पार्टी की मुर्दाबाद लगाएं। आपको सवाल उठाना है केंद्रीय एजेंसियों पर उठाइए, गृह मंत्रालय के ऊपर उठाइए। एसपीजी के चीफ जो है वो इसके अंदर जो शामिल होंगे या उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जिस तरह से ये लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल निराधार आरोप है, क्योंकि इनकी जनसभा के अंदर जो है वहां पे कार्यकर्ता भी नहीं थे, भीड़ कम थी, इसीलिए इन्होंने इस जो है राजनीतिक षड्यंत्र को जो है खेलने का काम किया। हमारा ये कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र करने वालों, आप अपने गद्दी को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी स्वीकार्यता खत्म हो चुकी है। तो पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ है। आपने देखा किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। काफी देर तू मैं होती रही। बीच बचाव के लिए पुलिस को तकाना पड़ा और उसके बाद स्थिति जाकर संभली। काफिले को रोकने की कोशिश की गई थी। उससे साफ है कि कांग्रेस सरकार के इरादे ठीक नहीं थे, ये साफ तौर पर बीजेपी का कहना है। साथ ही बीजेपी ये भी कह रही है कि इस घटना की जितना निंदा की जाए वो कम है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना और जिस तरह के बयानबाजी वहाँ पर जो है पंजाब की सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उनके वहाँ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वहाँ पर ट्वीट करते हैं कि हाउस द जोश। तो ये दिखाता है कि आपको जो है प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उससे आप कितने बेपरवाह थे। बार बार जो है पीएमओ द्वारा जो है वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के अन्य लोगों से संपर्क साधा गया, लेकिन उन द्वारा जो है फोन नहीं उठाया गया। हम ये मानते हैं कि ये प्रधानमंत्री को फिजिकल हार्म, उनको चोट पहुँचाने और उनको समाप्त करने की एक साजिश थी, जो कि नाकाम हुई है। इसलिए हम सब, खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश के सभी वासी इसकी निंदा करते हैं। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि पंजाब में जिस तरह से पीएम मोदी के काफिले को रोकने की कोशिश की गई है वो निंदनीय है। बीजेपी ने पंजाब सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। माननीय मोदी जी की रैली पंजाब में कल होनी थी, जिसमें वहाँ के उपराधियों द्वारा उनका रास्ता रोका गया, उनको जानलेवा हमला करने की जो कोशिश की गई वो उनकी नाकामी हो गई और हमारे मोदी जी सही सलामत अपने घर वापसी आ गए। हमें इसी बात का बहुत खेद है कि जो हमारी रैली मोदी जी की होनी थी उसको रोका गया, गलत तरीके से रोका गया। तो यहां पर बीजेपी के नेताओं को सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें खेद है कि ये एक पूरी तरह से सुनियोजित साजिश थी। जिस तरह से यहां पर पंजाब सरकार चौतरफा घिर रही है, जाहिर तौर पर चुनाव से पहले काफी मुश्किलें भी यहां पर कांग्रेस के लिए हो सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ आरोप ये लगा रही है कि
चूंकि रैली विफल साबित होती, रैली में भीड़ नहीं थी और इसीलिए ये सब कुछ सुनियोजित है। वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि सियासत अपनी जगह, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को सिक्योरिटी लैब्स के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि एक तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन इन सबके बीच राजनीति जबरदस्त हो रही है। तस्वीरें आपके सामने उत्तराखंड की हैं, जगह जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है पंजाब सरकार के खिलाफ, ये कहते हुए कि ये साजिश नाकाम हुई, हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित वापस आ पाए हैं। लेकिन इस सब के बीच में पंजाब सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, चूंकि पंजाब सरकार प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। सारा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, कौन सच्चा कौन झूठा, किस लेवल पर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ये तो रिपोर्ट तय करेगी, लेकिन उससे पहले सियासत जबरदस्त हो रही है। श्रीनिवास, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी। श्रीनिवास, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से लगातार सियासत हो रही है, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा और जिस तरीके से पूरा प्रकरण रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री का जब अधिकारियों को ये कहना कि किस प्रकार से ये रहा, जब सोशल मीडिया में ये पूरी बात सामने आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए सबसे पहले मोर्चा संभाला। मोर्चा संभालने के बाद अगर हम उत्तराखंड के लिहाज से बात करते हैं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से, क्योंकि वो कैबिनेट की बैठक में जा रहे थे, तो उन्होंने सीधे तौर से मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि पंजाब सरकार ने जो किया है उसकी वो निंदा करते हैं कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, पूरे देश के हैं और देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। दोनों ही सरकारों को आपस में समन्वय बना करके प्रधानमंत्री की पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। और अगर हम आज की बात करते हैं, जैसा आपने कहा कि अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, क्योंकि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव है और अब यह आधार सुरक्षा लैब्स को लेकर के सीधे तौर पर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई ने घेरने का प्रयास किया। और युवा इकाई की अगर हम बात करें तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी यूथ के कार्यकर्ता आज अपने सैकड़ों की तादाद में जुलूस को लेकर के प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस मुख्यालय देहरादून पहुंच गए, जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने भी अपना मोर्चा संभाल दिया। जो कांग्रेस भवन में मौजूद थे वो नेता बाहर आकर के खड़े हो गए और दोनों के सामने टकराव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि उत्तराखंड की जो देहरादून पुलिस है, उन्होंने बीच बचाव करते हुए दोनों ही दलों के, राजनीतिक दलों के नेताओं को शांत कराया, कार्यकर्ताओं को शांत कराया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई लापरवाही नहीं होने दी, चाहे पुलिस प्रशासन की तरफ से हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से हो, या फिर यूं कहे कि बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के दबाव के कारण भी इस मामले को शांत कराया गया। लेकिन मसला सिर्फ यहां तक नहीं है, मसला है अब बीजेपी के नेता या कांग्रेस के नेता अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि चन्नी सरकार की कोई गलती नहीं थी, एसपीजी की गलती थी। आज कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सीधे तौर पर कह दिया है कि बीएसएफ के दायरे में 50 किलोमीटर की रेंज को भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया था, वो बीएसएफ के दायरे में थे, उसकी सुरक्षा बीएसएफ को करनी चाहिए थी, इंटेलिजेंस को करनी चाहिए थी। एसपीजी का पूरा घेरा होता है तो पहले रूट क्लियरेंस क्यों नहीं ली गई? और साथ ही साथ 112 किलोमीटर का पैदल मार्ग चुना गया, तो उसके पीछे कौन सी रणनीति तैयार की गई है? तो यानी अभी आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा मनोराज। और लगातार जिस प्रकार का मामला सामने आया है, क्योंकि अब चुनाव होने हैं, तो ऐसे में किस प्रकार ये राजनीतिक नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के मामले में जाहिर तौर पर स्टेट गवर्नमेंट की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। अगर उनके स्टेट में कोई आ रहा है, ये सिर्फ एसपीजी या फिर सेंट्रल एजेंसीज के मामले तक ये सीमित नहीं रहा जा सकता। जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तक तो ये खुद पंजाब के सीएम की तरफ से कह दिया गया है कि सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, यानी चूक नहीं थी। अगर चूक नहीं थी तो फिर वहां 20 मिनट तक काफिला क्यों रुका रहा, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। अगर आपको जानकारी थी कि वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है किसानों का, तो वहां पर क्लियरेंस क्यों नहीं ली गई? ये कई सवाल है जिनका जवाब अभी भी आना बाकी है। लेकिन इन सबके बीच में खुद प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि अपने सीएम को धन्यवाद दीजिएगा, मैं वापस जिंदा लौट आया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या रवैया हो सकता है?
श्रीनिवास, आवाज पहुंच रही है आप तक? कि देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, मंथन होना चाहिए। चलिए, जो चूक हुई है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे चाय की दुकानों में जो चर्चा होती है, हम वहीं पर बैठ करके किसी भी राजनीतिक माहौल का आकलन करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, उसको निदर्शन कहते हैं। लेकिन आज जब गलियारों में चर्चा हो रही है, चाहे महिलाएं चर्चा कर रही हैं, पुरुष चर्चा कर रहे हैं, युवा चर्चा कर रहा है, तो सबके जहन में एक सवाल उठ रहा है, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी चूक हो सकती है? वो भी तब जब हिंदुस्तान ने दो प्रधानमंत्री को खोया हो। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, क्या प्रधानमंत्री की पद की गरिमा तमाम किसानों को भी नहीं समझनी होगी, सरकारों को नहीं समझनी होगी? उस कुर्सी का सम्मान करना होगा, उस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के से आपके दलगत राजनीति के कारण विरोध हो सकते हैं, मगर हिंदुस्तान को अगर प्रतिनिधित्व किसी व्यक्ति को मिला है, वो देश के प्रधानमंत्री है, और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी, जो सुरक्षा घेरा होता है, उसी के नियमों के तहत वीवीआई की सुरक्षा व्यवस्था होती है। इसीलिए क्लियरेंस लिए जाते हैं। एसपीजी की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, आईबी की बात करें या बीएसएफ की बात करें, सबकी वहां पर जिम्मेदारी थी। उतनी ही जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी, पंजाब सरकार की थी, और पंजाब सरकार के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री की थी। लेकिन ऐसे में जब आज चर्चा सुनेंगे तो आपको बड़ा अफसोस लगेगा कि चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बाद सीधे होता है कि भीड़ कम थी, इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा वाला मामला बीच में लाया गया। सवाल यह उठता है कि आप सही और गलत का फैसला क्यों करने लग जाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री अगर किसी सरकारी योजना के सिलसिले में पंजाब में रैली करने जा रहे, तो रैली उनकी चुनावी हो सकती है, लेकिन शिलान्यास जो 40,000 करोड़ से ऊपर का होना है, उसका लाभ तो पंजाब के लोगों को मिलेगा, क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। वहां मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी थी, उसका शिलान्यास होना था। जो हाईवे है, एक्सप्रेसवे बनने थे, तो उसका लाभ किसको मिलना है? जनता को मिलना है। जनता कौन है? पंजाब की है, किसान है। और इसीलिए तो उसका लाभ प्रधानमंत्री नहीं, भारत सरकार दे रही है। भारत सरकार की मुखालफत करके इमरजेंसी कौन सा संदेश देना चाहते हैं? बाहर निकल नहीं पाई है कांग्रेस। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ऐसे में कुल मिलाकर सबकी नजर इस बात पर है कि जो रिपोर्ट अब सामने आएगी उसमें क्या कुछ सामने आएगा, क्या किस लेवल पर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। क्योंकि पंजाब सरकार सिर्फ ये कहकर नहीं छूट सकती कि एसपीजी की पूरी तरह से जिम्मेदारी थी। ये सभी लोग जानते हैं कि पूरी तरह से एक प्रोटोकॉल होता है, नॉर्म्स होता है। जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो कैसे एक काफिला अगर 20 मिनट तक वो भी प्रधानमंत्री का काफिला रुके रहे, तो कई सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर ऐसे इस वक्त में जब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस तरीके का ट्वीट आए कि हाउ इज द जोश, तो यहां पर बीजेपी का गुस्सा लाजमी है। जिस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला है, लगातार बीजेपी यही कह रही है कि ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत जरूरी है, और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली, वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी जरूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज उनका पालन जरूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्ली वासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। उत्तराखंड में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के दूसरे चरण का उत्तरकाशी में समापन हो गया है। समापन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही सीएम धामी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि जितना वक्त उनकी सरकार को मिला
उन्होंने विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया। जनता के कामों का जल्द निस्तारण हो, इसके लिए उन्होंने अधिकारी को निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है, लेकिन जिस तरह से देश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, उसके बाद दोनों ही दलों ने चुनावी रैलियों को लेकर अपनी अपनी राय रखी है। कांग्रेस ने 9 जनवरी को होने वाली प्रियंका गांधी की दोनों ही रैलियों को फिलहाल स्थगित कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की जान जोखिम में डालने का राजनीतिक दलों का कोई हक नहीं, इसीलिए कांग्रेस ने बड़ी रैलियों को स्थगित करने का फैसला लिया है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की बात से इत्तेफाक नहीं रखती है, इसीलिए बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास मोदी की रैली का तोड़ नहीं है, इसीलिए वो घबराकर अपनी रैलियों को स्थगित कर रही है। तो गाइडलाइन भारत सरकार की आएगी, आचार संहिता लग जाएगी तो चुनाव आयोग की आएगी। अब उनके पास कोई नेता तो है नहीं, अब वो कार्यक्रम करें कैसे? लोग उनके कार्यक्रमों में आ नहीं रहे, इसलिए उन्होंने जो है ये बहाना ढूंढ लिया है, एक मैसेज देने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूं कि जैसी गाइडलाइन आएगी चुनाव आयोग की, उसी गाइडलाइन पे चलेंगे। बिहार में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में तो कोई रैलियां नहीं हुई, वर्चुअल रैली की तो शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी ने की। सारे राष्ट्रीय नेताओं की हमारी सब वर्चुअल रैलियां हुई और उस चुनाव को हम लोग जो है जीते। और यहाँ भी हमारा पूरा नेटवर्क तैयार है और अभी भी हमारी जितनी बैठकें चल रही हैं, अधिकांश बैठकें वर्चुअली चल रही हैं। और क्योंकि नेता अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो हमारा सारा नेटवर्क, सारी व्यवस्था हमारी तैयार है। और अभी मुझे लगता है कि 1-2 दिन में जो है आचार संहिता लग जाएगी। गाइडलाइन जैसी आएगी चुनाव आयोग की, तो उस गाइडलाइन के आधार पर फिर हम लोग काम करेंगे। बहुत संवेदनशील फैसला है ये कांग्रेस पार्टी का, और मैं तारीफ करना चाहूंगी अपने संगठन का, जिस तरह से सराहनीय पहल करते हुए उन्होंने एक कदम उठाया है जो कि सत्ता पक्ष को लेना चाहिए था। जो स्थितियां बन रही हैं प्रदेश के अंदर और हमारे पड़ोसी राज्यों के अंदर, वो विस्फोटक हो सकती हैं। हमने कुछ ही दिन पहले देखा, आम आदमी पार्टी की यहाँ पर रैली हुई और उसके मुखिया पॉजिटिव पाए गए, एक अफरा तफरी का माहौल तमाम कार्यकर्ताओं में, पत्रकारों में और भीड़ में हो गया। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इस करके हमने ये पहला कदम उठाया है। और मुझे लगता है कि बाकी राजनीतिक दल भी हमारा अनुसरण करेंगे और इसी तरह के फैसले लेंगे। जहां भारी भीड़ जमा होने की आशंका हो, उनको स्थगित किया ही जाना चाहिए, क्योंकि किसी को भी किसी की जान जोखिम में डालने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी का कहना है कि कोरोना रीजन नहीं है, कांग्रेस को ये डर है कि मोदी की टक्कर की रैली वो नहीं करवा सकते। भाजपा अपने गिरेबान में झांक कर देखे, 4 दिसंबर को मोदी जी की रैली यहाँ पर हुई, उसके बाद 16 दिसंबर की रैली ने पानी फेर दिया उनके मंसूबों पर। और उसके बाद जो हल्द्वानी में रैली हुई, वो भी कहीं टक्कर की राहुल गांधी जी की रैली की नहीं थी। और प्रियंका गांधी का जो क्रेज मातृशक्ति के अंदर है पूरे देश में, उसी तरह का क्रेज यहाँ उत्तराखंड की माताओं बहनों में था। तो भीड़ की तो जो ये बात कर रहे हैं, वो तो इनकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा भीड़ आने वाली थी। हमारी व्यापक तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि एक कारण ये भी है कि प्रियंका जी के खुद के परिवार में, स्टाफ में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और वहीं दूसरी ओर हमारे संगठन महामंत्री ने ये फैसला लिया कि तमाम राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, हम बड़ी रैलियों से कहीं ना कहीं अपने आप को रोकेंगे और जनता की जान जोखिम में डालने का फैसला हम नहीं लेंगे। तो उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। बस इंतजार है तो चुनाव की तारीखों के ऐलान का। लेकिन जिस तरह से कोरोना पांव पसार रहा है, उससे दोनों ही दलों के नेताओं के माथे पर बल पड़ते नजर आ रहे हैं। दोनों ही दलों ने अपने सोशल मीडिया सेल को एक्टिव कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस का दावा है कि वर्चुअल ढंग से रैलियों को लेकर उनकी पूरी तैयारी है। दोनों ही दलों ने सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। दोनों ही दलों के नेता अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं। कोविड-1 और 2 के दौरान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहत वर्क किया था और ये बहुत नीचे तक हमने अपने कार्य को पहुंचाया था, एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म हमारा डेवलप किया हुआ है। और कोविड गाइडलाइन को पूर्णतः पालन करते हुए जो भी मदद और जो भी कार्य हमें अपनी बात भी पहुंचानी है, तो हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नीचे तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया की रीच प्रदेश भर में बहुत अच्छी रीच है। हम करीब 20 से 25 लाख लोगों तक रीच करते हैं अपने सोशल मीडिया अन्य बहुत सारे प्लेटफॉर्म के साथ। तो मुझे लगता है कि हम अपनी बात पहुंचाने में भी सक्षम हैं और कोविड का जो भी गाइडलाइन होगी
उसकी हम पूरी तरीके से उसका पालन करते हुए अपनी बात आगे तक पहुंचाएंगे और मुझे लगता है हम इसी उसमें अपनी सरकार भी बनाएंगे। निश्चित तौर पर कोरोना जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का प्रभाव पूरे देश में फैल रहा है, निश्चित तौर पर उस पर जो है कांग्रेस पार्टी जो भी तय होगी, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, जो भी तय होगा, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, निश्चित तौर पर हम उसको फॉलो करेंगे। जहां तक वर्चुअल रैलीज की बात है, हमारा सोशल मीडिया सशक्त रूप से जो है काम कर रहा है। हमारे पास पूरी टीम सोशल मीडिया की पूरे प्रदेश के लिए तैयार है। इसमें हमारे हजारों लोग काम कर रहे हैं और यदि वर्चुअल रैलीज होती हैं और इस प्रकार से मैं समझता हूं कि हमारे जो बड़े नेता हैं वो वर्चुअल रैलीज को संबोधित करना चाहते हैं, तो इसको निश्चित तौर पर जो है हम लोग जो है आराम से कर लेंगे। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत। अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। नैनीताल मॉल रोड में महिला का पर्स छीनकर भाग रहे आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने बताया कि इसमें एक शख्स पहले भी लूट की घटना को अंजाम देने के आरोप में जेल जा चुका है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह से स्कूटी में सवार होकर आए दो लुटेरों ने युवती से पर्स छीना और भागे। जैसे ही युवकों ने पर्स को झपटा, महिला ने पर्स अपनी तरफ खींच लिया, जिससे स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई। इतने में वहां मौजूद लोगों ने दोनों लुटेरों को धर दबोचा, पुलिस के हवाले इन्हें किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने भवाली सैनिटोरियम निवासी 21 साल के आयुष और नितिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पहले भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सतपाल महाराज के पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके 20 लोगों के स्टाफ के सैंपल भी लिए गए, साथ ही ट्रेसिंग के लिए उन्हें अब भेजा गया है। बुधवार दोपहर आपको बता दें कि सतपाल महाराज के गले में कुछ समस्या हो रही थी, जांच के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम।